गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज पीतमपुर के आने वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था और वहां पे हमने बताया था कि न्यूक्लियस का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था आपको और न्यूक्लियस के पार्ट्स के बारे में बताया गया था। तो लास्ट क्लास में मतलब पिछली क्लास में हमने आपसे यही बात किया था कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और अब आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस पे। तो पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस करने वाले हैं हम। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस मतलब केंद्रक के भाग, केंद्रक के भाग की बात करेंगे। तो केंद्र के कितने भाग आपको बताए गए थे? आपको 4 पार्ट्स इसके बताए गए थे। नंबर फर्स्ट था केंद्रक कला एंड सेकेंड था हमारा केंद्रिका, थर्ड था हमारा केंद्रक द्रव्य और नंबर 4 था हमारा क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन धागे। अब फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट हमारा है केंद्रक कला। मतलब हम कहते हैं इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो केंद्रक कला क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में हम। तो केंद्रक कला केंद्रक को घेर कर रखने वाली झिल्ली है। मतलब ये जो केंद्रक कला होती है ना, केंद्रक को पूरी तरह से राउंड की रहती है और इसके साथ साथ ये जो है सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका विभाजन के समय ये साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में लुप्त हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में लुप्त हो जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का सदा अभाव होता है।
केंद्र का सदा अभाव होता है। अभाव मतलब पाया नहीं जाता है। केंद्र का सदा अभाव होता है। बाहर की इकाई झिल्ली, बाहर की इकाई झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती है तथा इसके साथ राइबोसोम भी लगे पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली न्यूक्लियर लैमिना कहलाती है। न्यूक्लियर लैमिना कहलाती है। इसके बाद हम दूसरे पार्ट की अगर बात करें केंद्रिका की, तो दूसरा पार्ट हमारा होता है केंद्रिका, और इसकी खोज फोंटाना ने की थी। इसकी खोज फोंटाना ने 1781 में की। तथा बैगनर ने सर्वप्रथम इसका वर्णन किया। और बॉमन भी एक साइंटिस्ट थे। बॉमन ने 1840 में इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। आप देखिए इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, और इन तीनों भागों में जो पहला आता है वो है इसका कणिका में राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ये आपके 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के कण होते हैं। व्यास के कण होते हैं। इसे पार्स ग्रेन्युलोसा कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो पार्ट इसका आता है वो है तंतु से जो बने हुए क्षेत्र होते हैं। इसके तंतु से बने क्षेत्र, जिसको हम
न्यूक्लियोनिया, न्यूक्लियोनीमा या पार्स फाइब्रिलोसा भी कहते हैं। जो 50 से 80 एंगस्ट्रॉम लंबे होते हैं। और तीसरा जो पार्ट इसका होता है वो है रवाहीन अधात्री। जिसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और इसे पार्स एमोर्फा कहा जाता है। पार्स एमोर्फा कहा जाता है। और इसके साथ साथ न्यूक्लियोलस में, मतलब केंद्रिका में, न्यूक्लियोलस में क्या क्या रहता है? आरएनए रहता है, डीएनए रहता है और अनेक एंजाइम जैसे फास्फेटेज, और न्यूक्लियोसाइडेज, फास्फोरिलेज और आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए मेथिलेज, आदि पाए जाते हैं। तथा न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य आरएनए का संश्लेषण करना, तथा राइबोसोम बनाना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये है न्यूक्लियस के जो पार्ट है, 4 पार्ट आपको बताए गए हैं। इनमें से 2 का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे 4 पार्ट जो न्यूक्लियस के हैं उसमें आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन थ्रेड। ये 4 पार्ट्स हैं किसके? न्यूक्लियस के। अब हम फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो आपको बताया गया है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस को घेरे रखने वाली झिल्ली होती है, या घेर कर रखने वाली एक झिल्ली होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
यही है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहां आप देख सकते हैं कि चारों ओर से इस न्यूक्लियस को घेरे हुए है। डायग्राम से एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि केंद्रक कला केंद्रक को घेर कर रखने वाली झिल्ली है। ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, और कोशिका विभाजन के समय मतलब जब एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में बंटने लगती है, दो सेल का निर्माण करने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कोशिका विभाजन के समय साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में लुप्त हो जाती है। मतलब जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें ये केंद्रक जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनकर समाप्त हो जाएगी। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का सदा अभाव होता है। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो उसमें ये एब्सेंट होगा। कौन एब्सेंट होगा? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर की इकाई झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती है, जैसा आप यहां देख पा रहे होंगे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है या आउटर वॉल है वो जुड़ी हुई है। किसकी आउटर वॉल? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर वॉल है वो जुड़ी हुई है किससे? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है तथा इसके साथ राइबोसोम भी लगे होते हैं। आप यहाँ पे राइबोसोम देख सकते हो, राइबोसोम के पार्टिकल्स लगे हुए मिलेंगे आपको। तथा आंतरिक झिल्ली न्यूक्लियर लेमिना कहलाती है, और इसकी जो इंटरनल ये वाली झिल्ली जो होती है इसको हम न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं। चलिए लिख देते हैं, ये जो आंतरिक झिल्ली है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। ओके, ये न्यूक्लियर लेमिना कहलाती है। अब सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे। सेकेंड पार्ट जो हमारा है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, वो आप यहां पे देख पा रहे होंगे। न्यूक्लियोलस इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम। तो न्यूक्लियोलस की जो डिस्कवरी की थी वो फोंटाना ने 1781 में की थी, और वेगनर ने सर्वप्रथम इसका डिस्क्रिप्शन दिया, वर्णन किया, तथा वोमन ने 1840 में से न्यूक्लियोलस का नाम दिया। मतलब वही होता है ना, साइंटिस्ट ढूंढ तो लेते हैं बट समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, तो उसके लिए कोई दूसरा उसका नामकरण करने के लिए आता है, नामकरण करते हैं लोग। तो वैसे ही इसको ढूंढ तो लिए फोंटाना, लेकिन नाम नहीं दे पाए कि इसका हम नाम क्या दें, क्या नाम रखें इसका। तो फिर वोमन ने 1840 में से न्यूक्लियोलस कह के पुकारा, मतलब न्यूक्लियोलस प्यारा सा नाम दिया। अब देखिए न्यूक्लियोलस नाम तो दे दिया, उसके बाद बताए कि इस जो ये केंद्रिका होती है ये जो है इसमें तीन पार्ट होते हैं, मतलब कि तीन प्रकार के जो मटेरियल होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। जैसे फर्स्ट दिया गया कि कणिका में राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, कणिका में राइबोन्यूक्लियो। अब देखिए राइबोन्यूक्लियो राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा, जैसे डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वैसे ही राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी होते हैं, और जो 150 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के कण होते हैं, और इसे पार्स ग्रेन्युलोसा भी कहते हैं। मतलब कि अगर ये केंद्रिका में पाया जा रहा है तो इसे हम पार्स ग्रेन्युलोसा का नाम देते हैं। सेकेंड है तंतु से बने छिद्र को न्यूक्लियोनिमा या पार्स फाइब्रिलोसा बोलते हैं। मतलब जो तंतु पार्ट होता है, मतलब महीन महीन धागे जैसी संरचना है, मतलब रेसा, इसी केंद्रिका में रेसी टाइप स्ट्रक्चर भी आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो उसे हम पार्स फाइब्रिलोसा के नाम से जानेंगे। थर्ड पॉइंट है इसी में रवाहीन अधात्री। रवाहीन मतलब कि बिल्कुल उसमें रवा नहीं मिलेगा, और एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है आधात्री। आधात्री मतलब एक उसका आधार होता है जिसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होता है, और इसे पार्स एमोर्फा कहा जाता है। मतलब इसका जो मैट्रिक्स होता है उसको पार्स एमोर्फा बोलेंगे। किसका मैट्रिक्स? न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोलस में आरएनए, देखिए डीएनए तथा अनेक एंजाइम जैसे फास्फेटेज, न्यूक्लियोसाइडेज, फास्फोरिलेज, आरएनए मेथिलेज आदि पाए जाते हैं। मतलब ये सब एंजाइम इसमें पाए जाते हैं।
न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य जो होता है वो आरएनए का संश्लेषण तथा राइबोसोम बनाने का काम होता है। मतलब ये जो न्यूक्लियोलस है इसका मुख्य कार्य जो होगा वो आरएनए का निर्माण करना, आरएनए बनाना और राइबोसोम का निर्माण करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस थे इनमें से दो के बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया। हम नेक्स्ट क्लास में बाकी जो दो पार्ट्स हमारे बचे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, थोड़ा सा रिपीट अगेन एंड अगेन देखते रहिए और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।